ममता बनर्जी साफ तौर पर संविधान के ऊपर कालिख पोतने का काम कर रही हैं, क्योंकि एक स्टेट के लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव होने के बाद स्टेट की जनता ने उन्हें नकार दिया है। उन्हें यह स्वीकार करना चाहिए एक लोकतांत्रिक नेता होने के नाते। यहाँ ममता बनर्जी को साबित करना पड़ेगा एज पर लॉ कि इलेक्शन कमीशन ने मेरे साथ गलत किया है। यहाँ सिर्फ चीज़ें एजम्पशन पे चल रही हैं। एक बड़ा ट्रेंड हो गया आफ्टर, अगर पिछले 15-20 साल से देखेंगे ना। और जो संवैधानिक प्रोविजन है आर्टिकल 153 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये कहता है कि राज्य में एक गवर्नर होगा जो उस सरकार को देखेगा। ममता बनर्जी कहती हैं कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हुआ, तो 5 राज्यों में चुनाव हुए, 5 में से 3 में ही भारतीय जनता पार्टी जीती है, 2 में भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारी है। केरल में सिर्फ 2 या 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी की आई है। वो 2 राज्यों में क्यों नहीं चुनाव में धांधली करके जीत गए? ऐसा हो गया, एक ऐसा माहौल बना कि हमारा ऐसा लग ही नहीं रहा था वो हमारे देश का हिस्सा भी है। ठीक है, पार्टियों की वजह से भी जी। और ये जो भावना जागृत हुई लोगों के अंदर, ये कहते हैं ना कि विस्फोट हुआ है, जो वो पचा ही नहीं पा रही कि हमारे साथ ऐसा हो सकता है। ममता दीदी जो हैं ये बस एक नाटक कर रही हैं ताकि वो बच सके इन सब चीज़ों से। बात है, मैं बार बार कहता हूं कि जिस दिन इस देश की महिलाएं सामने आकर किसी भी चीज में आएंगी, चाहे वो इलेक्शन हो, चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे एडवोकेट ही क्यों ना हो, ये देश तभी डेवलप्ड कंट्री बन पाएगा। महिलाओं को कैसे प्रताड़ित किया जा रहा था, दुर्व्यवहार किया जा रहा था, एक महिला मुख्यमंत्री होने के नाते पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को महिलाओं की सुरक्षा पे पहला ध्यान देना चाहिए था। वो न करके उन्होंने बयान दिया कि 7 बजे के बाद महिलाएं बाहर न निकलें। ऐसे व्यक्ति का कभी भी अहंकार खत्म नहीं हो सकता जो अपने जनता के विरुद्ध ही चुनाव लड़े। नमस्कार, मैं अमनीसा पाल आप सभी का स्वागत करती हूँ एनएमएफ न्यूज़ में। देखिए, बंगाल इलेक्शन के बाद में जो रिजल्ट आया सबको चौंका दिया, लेकिन अब जो बातें चौंका रही हैं वो है ममता बनर्जी की। ममता बनर्जी ने साफ तौर पे कह दिया है कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी क्योंकि मुझे एक साजिश के जरिए हराया गया है। मुझे इलेक्शन कमीशन और इन सब के जो कहा जाए जरिए, जो इलेक्शन कमीशन ने है वो मेरे ऊपर सारी चीज़ें लगा दी थी। मुझे ही हराने के लिए जो कहा जाए बीजेपी ने एक रणनीति बनाई थी, मेरी 100 सीटें हैं वो बीजेपी ने हथिया ली है। इस तरीके के जो इल्ज़ाम है वो ममता बनर्जी लगा रही है। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट में तमाम जो वकील आपको मेरे पीछे दिख रहे हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कानूनी नज़रिए से जब कोई मुख्यमंत्री इस्तीफा नहीं देता है तो उसके लिए क्या कुछ करना पड़ता है। सर, बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी आप लोगों का। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर, क्या कुछ करेंगे ममता बनर्जी के साथ? क्या कुछ कानूनी हो सकता है अगर वो इस्तीफा नहीं देती है तो कानूनी जरिए से क्या? देखिए, ममता बनर्जी साफ तौर पर संविधान के ऊपर कालिख पोतने का काम कर रही हैं, क्योंकि एक स्टेट के लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव होने के बाद स्टेट की जनता ने उन्हें नकार दिया है। उन्हें यह स्वीकार करना चाहिए एक लोकतांत्रिक नेता होने के नाते। और मैं मानता हूं कि ममता बनर्जी पिछले 15 सालों से वहां पे मुख्यमंत्री थी और ये वहां की जनता ने ही उन्हें चुनकर लाया था। तो इन्हें इस बार अगर ये चुनाव हारी हैं तो इन्हें स्वीकार करना चाहिए। ऐसे कोई भी नेता अगर पॉलिटिकली रूप से सुपरसीड करने की कोशिश करेगा या पद को नहीं छोड़ेगा तो ये हमारे संविधान के लिए बहुत बड़ा खतरा है। अब इसके लीगल पॉइंट को मैं बताता हूं तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कई सारे अपने जजमेंट में कहा है कि कोई भी नेता जब तक फ्लोर टेस्ट को पास नहीं करेगा तब तक वो उस राज्य का मुख्यमंत्री या फिर मंत्री बनने के लायक नहीं है। एसआर बम्बई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की बहुत ही क्लियर गाइडलाइन है। और जो संवैधानिक प्रोविजन है आर्टिकल 153 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये कहता है कि राज्य में एक गवर्नर होगा जो उस सरकार को देखेगा। और सरकार अगर कोई भी ऐसा काम करती है जो कि केंद्र के और संविधान के अगेंस्ट है तो उस सरकार को लेटर लिख के आर्टिकल 356 में हटाने का काम राष्ट्रपति शासन लगाकर राज्यपाल करवा सकता है केंद्र से। लेकिन इसके बाद भी एक ऐसा प्रोविजन है आर्टिकल 164 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जिसमें राज्यपाल को यह पावर दिया गया है कि वो चुनाव कर सकते हैं मुख्यमंत्री का और मुख्यमंत्री के एड एंड एबाइड से और मिनिस्टर का। तो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी की संवैधानिक रूप से मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। ये सिर्फ संविधान को कहीं ना कहीं नीचा दिखाने के लिए इस तरीके से काम कर रही हैं। अगर किसी स्टेट में या फिर किसी पर्टिकुलर पोलिंग बूथ पे गलत चुनाव हुआ है तो वहां पर वीडियो रिकॉर्डिंग भी थी, उस वीडियो रिकॉर्डिंग को प्रिजर्व करने का काम करें, हाई कोर्ट में अपील लगाएं, सुप्रीम कोर्ट में अपील लगाएं। लेकिन इस तरीके से कहना कि मैं इस पद से रिजाइन नहीं दूंगी, ये बहुत ही गलत है। और आप देखिए कि 7 मई को उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है, तो इस तरीके से तो राज्य में कौन सरकार चलाएगा, राज्य की जनता का कौन प्रोटेक्टर होगा, उनके संवैधानिक अधिकारों को कौन रखेगा? तो ये बहुत ही गलत है। अच्छा, चुनाव आयोग पे उन्होंने आरोप लगाया कि 100 सीटें हैं मेरी चुनाव आयोग की वजह से चली गई हैं। बीजेपी ने एक साजिश रची थी, वो भी चुनाव आयोग के साथ में मिलके इस तरीके से आरोप लगा रही है हारने के बाद। देखिए, ये आरोप विपक्ष के जितने भी नेता हैं सभी लोग लगा रहे हैं। इवन अरविंद केजरीवाल का एक पोस्ट अभी आया कि वहां पर ज्ञानेश कुमार ने चुनाव को जिता दिया। अखिलेश यादव का पोस्ट आता है कि
ईवीएम ने चुनाव जिता दिया। ममता बनर्जी कहती हैं कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हुआ। तो 5 राज्यों में चुनाव हुए, 5 में से 3 में ही भारतीय जनता पार्टी जीती है, 2 में भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारी है। केरल में सिर्फ 2 या 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी की आई है। वो 2 राज्यों में क्यों नहीं चुनाव में धांधली करके जीत गए? पंजाब को जीतने के लिए तमाम कोशिशें भारतीय जनता पार्टी ने की, स्टेट लीडर, सेंट्रल लीडर जाके वहां पे प्रचार किए, लेकिन बुरी तरीके से शिकस्त भारतीय जनता पार्टी को खानी पड़ी। तो वहां क्यों नहीं ईवीएम को हैक कर लिए? तो ये आरोप निराधार है। हमेशा कॉन्स्टिट्यूशनल जितनी भी बॉडी हैं उनके ऊपर आरोप लगाने का काम ममता बनर्जी और तमाम विपक्ष के लोग करते हैं। और अभी अरविंद केजरीवाल को पूरा देश देख रहा है कि किस तरीके से देश के हाई कोर्ट को और सुप्रीम कोर्ट को नीचा दिखाने का काम कर रहे हैं। हम कोर्ट में नहीं जाएंगे, हम आर्गुमेंट में नहीं जाएंगे, हम प्रोसीडिंग में भाग नहीं लेंगे, हमारा कोई वकील नहीं होगा। तो इस तरीके से केजरीवाल ने भी दिल्ली में ड्रामा किया था जेल में रह के कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, मैं यहीं से जेल से रह करके शासन चलाऊंगा। तो सरकार इस तरीके से सरकारें नहीं चलती हैं। बहुत ही क्लियर शब्दों में आर्टिकल 164 में लिखा है कि फ्लोर टेस्ट किसी भी मंत्री को, विधायक को या नेता को पास करना पड़ेगा और ये फ्लोर टेस्ट विद इन द विधानसभा होगा, आउटसाइड ऑफ विधानसभा नहीं होगा। आपके पास कितने विधायक हैं, कितने मंत्री हैं, कितने कैबिनेट मंत्री हैं, ये राज्यपाल के सामने विधानसभा के अंदर प्रूव करना पड़ेगा। और अगर नहीं प्रूव कर पाए तो फिर उनकी सरकार चली जाती है। और अभी जो चुनाव का रिजल्ट आया उसमें एकदम क्लियर मैंडेट बंगाल की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को दिया है। उन्हें वह स्वीकार करना चाहिए। बंगाल की जनता का कहीं ना कहीं धन्यवाद करना चाहिए कि 15 साल यानी 3 टर्म उन्हें चुनने के लिए दिया। आगे चलकर वो केंद्र की राजनीति करें, देश के लिए आगे बढ़ें, महिलाओं के लिए आगे बढ़ें, महिला रिजर्वेशन बिल पे बात करें। लेकिन ये सब चीजें छोड़कर वो असंवैधानिक काम कर रही हैं और इससे संविधान कहीं से बचेगा नहीं। कहां गए वो लोग जो संविधान लेकर पूरे देश में यात्रा निकालते हैं और कहते हैं कि हम संविधान को बचाने का काम करते हैं? मुझे लगता है कि अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आया तो ममता बनर्जी को बहुत बड़ी फटकार इस बार सुप्रीम कोर्ट से पड़ने वाली है। क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए तमिलनाडु में और केरल में तो देखिए जो मुख्यमंत्री उन्होंने इस्तीफा दे दिया, लेकिन अब ये पश्चिम बंगाल में देख रहे हैं कि ममता बनर्जी इस तरीके से ड्रामे कर रही हैं कि इस्तीफा नहीं दूंगी, मुझे रणनीति और साजिश के जरिए जो है कायदा हराया गया है, वो हार मानने के लिए तैयार है। जी मैम, आपने तमिलनाडु का नाम लिया। तमिलनाडु से ये केस है BR कपूर वर्सेज स्टेट ऑफ तमिलनाडु। उसमें सीधा सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि कॉन्स्टिट्यूशनल विल प्रिवेल ओवर द पब्लिक मैंडेट, यानी जो संविधान है, जो संवैधानिक प्रावधान है, वो जनमत से भी ऊपर प्रिवेल करेंगे। और भारत जो अभी जो चुनाव हुए, चुनाव आयोग ने जो अपने काम चुनाव कंडक्ट करवाए 5 राज्यों में, 3 में बीजेपी को मिली, 2 अलग अलग पार्टियों को मिली। अब बंगाल पे आ जाए तो चूंकि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस बंगाल के ऊपर है, ममता बनर्जी कह रही हैं कि जो हम इस्तीफा नहीं देंगे। हमारे हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी है, उसका आर्टिकल 164(1) यही कहता है कि चीफ मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, ठीक है, और अदर मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द एड एंड एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर बाय द प्लेजर ऑफ द गवर्नर। तो यहाँ पे अगर अपॉइंट कर सकता है गवर्नर तो डिसमिस भी गवर्नर कर सकते हैं। और इसमें जो आप बता रहे थे बहुत सारे स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया और सर मुंबई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, बहुत सारे जजमेंट्स, बहुत जगदम्बिका पाल उसमें ये बता रहे हैं कि फ्लोर टेस्ट, यहाँ पे फ्लोर टेस्ट जो हमारे अधिवक्ता विशाल जी कह रहे थे, फ्लोर टेस्ट बिल्कुल होगा और यहाँ पे क्लियर मैंडेट बीजेपी को है। तो यानी 8 मई तक, जो 7 मई तक। और दूसरी बात, जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस ये है कि यूनियन की चुनाव हो, चाहे केंद्र की चुनाव हो, चाहे राज्य की चुनाव हो, वो 5 साल के अंदर ही होने होते हैं। यानी जैसे एक टर्म खत्म होगा उससे पहले दूसरा टर्म के सब चुनाव हो जाएंगे और नेक्स्ट जो भी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनेंगे अपना मैंडेट देंगे गवर्नर को या राष्ट्रपति को। यहाँ चूंकि राज्य का मामला है तो गवर्नर को देंगे, जो यहाँ गवर्नर है वहाँ पे अपना विधायकों की लिस्ट दी जाती है कि ये मेरे साथ है। यहाँ पे ममता बनर्जी इस तरीके से कहना कि हम नहीं देंगे मतलब इस्तीफा, उनसे जबरन इस्तीफा लिया जाएगा 164 क्लॉज 1 में और उनको हटाया जाएगा और फिर उनको इसकी फिर चैलेंज भी कर सकते हैं। और रही बात, वो ये कह रही है कि 100 सीट पे जो हमने हराया गया है उसके लिए आप कलकत्ता हाईकोर्ट मूव करें। सिर्फ ये एजम्पशंस हैं कि भाई कोई चोर है, बर्डन ऑफ प्रूफ जो आरोप लगाता है एज पर इंडियन एविडेंस और भारतीय न्याय साक्ष्य अधिनियम जो अभी आया है उसके हिसाब से ये है कि आपको जो आरोप जो लगाता है उसको साबित करना पड़ता है। बर्डन ऑफ प्रूफ उसके ऊपर होता है, वो साबित कर कि सामने वाले ने मेरे साथ गलत किया है। यहाँ ममता बनर्जी को साबित करना पड़ेगा एज पर लॉ कि इलेक्शन कमीशन ने मेरे साथ गलत किया है। यहाँ सिर्फ चीजें एजम्पशन पे चल रही हैं। एक बड़ा ट्रेंड हो गया आफ्टर, अगर पिछले 15-20 साल से देखेंगे ना, जब से ईवीएम आया और सारे पहले बैलेट पेपर भी चोरी होते थे, बहुत सारे TN सेशन के, जब भारत में चुनाव पे चोरी हो जाते हैं वोट जहाँ पे बीजेपी बिल्कुल बिल्कुल। अब यहाँ पे जैसे केरला में जीती और तमिलनाडु में जीती तब ठीक है, और यहाँ जहाँ बीजेपी का मैंडेट हो गया तो फिर कह रहे जी ईवीएम हैक हो गया, इलेक्शन कमीशन मैनेज हो गया। इस तरीके से आर्टिकल 324 से लेकर 329 कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है इलेक्शन कमीशन, उस पर आरोप लगाना बेबुनियाद है। मैं पाऊंगा कि इस पे सुप्रीम कोर्ट सो मोटो कॉग्निजेंस ले और ममता बनर्जी कहे। और देखिए 8 मई तक इनका डेडलाइन है, ये दें
या ना दें, इनको देना ही पड़ेगा और इनको इनकी जो सरकार है वो डिसमिस कर दी जाएगी। और सबसे बड़ा इसका दिक्कत ये होगा, जो कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी है वो कहीं ना कहीं डाउन होगा। और जो मनोज नरूला का जजमेंट है, मैं हमेशा उस जजमेंट को कोट करता हूँ, 2014 का जजमेंट है, 5 जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि प्रधानमंत्री को देश के अंदर और मुख्यमंत्री को अपने राज्य के अंदर हमेशा इस बात का दायित्व है, कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी और कंपनसेटरी मॉरलिटी है, कि वो अपने राज्य के अंदर रूल ऑफ लॉ यानी कानून का शासन को आश्वस्त करेंगे, रखेंगे। यहाँ तो मुख्यमंत्री करिए हम शासन नहीं देंगे। एज पर लॉ आपके पास मैंडेट नहीं, आप चुनाव हार चुके हैं। अगर आपको चुनाव का चैलेंज ही करना है तो वो सेपरेट आप अलग से इलेक्शन पिटीशन फाइल करेंगे कलकत्ता हाईकोर्ट में, वहाँ से आपको जीत मिले या हार मिले, उसके अगेंस्ट फिर SLP आप सुप्रीम कोर्ट आएंगे। यहाँ आपका ये स्टेटमेंट देना कि हम इस्तीफा नहीं देंगे, वो कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशनली गलत है और प्रमा फंसा इनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का भी सामना करना पड़ सकता है। इनको देना ही पड़ेगा, ये भाग रही है, बस टाइम बाइंग की बात अच्छी है, 2 दिन के पास और है, देंगे। पड़ गई है कि सत्ता की और कुर्सी की ममता बनर्जी को इसलिए छोड़ने के लिए मैं कई चैनल आपके पिछले भी चैनल पे ये कहा था, ये पूरा जो है वो सारी चीज़ें इस बात के लिए है कि इनके पिछले 15 साल में जो तमाम चाहे वो आपका आर्जिकर मेडिकल केस हो, चाहे वो संदेश खाली का मैटर हो, चाहे जितना भी है, सबसे लेकर तमाम परेशानियां इन्होंने की है, IPA का घोटाला हो, शारदा चिटफंड हो, सब सारी फाइल, हाँ बिल्कुल सब फाइल खुलेंगी और उसका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगा। ये होता ही है क्योंकि आप बैठे थे, आपका सीधा सीधा रोल है चुनाव, उनको पता है कि सबके सब विदिन मंथ जेल जाएंगे या उन पर कानूनी कार्रवाई होगी। इससे बचने के लिए वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्योस क्रिएट कर रही हैं, जो कि वो अपने मकसद में शामिल नहीं हो पाएंगे। कारण क्या है कि भारत में अभी भी सुप्रीम कोर्ट टाइम टू टाइम संविधान की रक्षा करता है और हाईकोर्ट भी करता है, डायरेक्ट देती है ठीक, अदरवाइज गवर्नर इनको डिसमिस कर देगा। नए जो जगदम्बिका पॉल में भी यही कहा गया था कि जब भी फ्रैक्चर मैंडेट हो तब दोनों पार्टी को दिया जाता है। यहाँ तो क्लियर मैंडेट है, कॉन्स्टिट्यूशन साफ साफ हमारे हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन साफ साफ कहता है कि आपको जब एब्सोल्यूट मैंडेट होता है तो आप गवर्नर को या राष्ट्रपति को अपना बहुमत देते हैं, वो आपको चुनाव के लिए आमंत्रित मतलब सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करते हैं। तो यहाँ क्लियर है बीजेपी, चाहे उसमें आप बीजेपी का इंटरनल मामला है, उसमें 2 अधिकारी को बनाते हैं कि अमनिका पॉल जो महिला है, क्योंकि वो भी दिल्ली के लिए चल चुकी हैं, अब वो उनका अपना नीतिगत मामला है। एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, एज पर लॉ अभी वो मैंडेट में है, पूरा एब्सोल्यूट मैंडेट में वो राज्य बनाने जा रहे हैं। ममता बनर्जी को इस्तीफा देना ही देना पड़ेगा। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ममता बनर्जी है, क्या उनको सत्ता की जो कहा जाए चस्का लग गया, उनको कुर्सी से उठने का मन नहीं है, इसलिए इस तरीके से जो डर भी है, क्या उनकी फाइलें खुल सकती हैं, वो जेल जा सकती हैं, इसलिए वो इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं है? आरोप लगा रही चुनाव आयोग ने है, जो कहा जाए बीजेपी के साथ में मिलकर हमारे साथ धांधली की है। बिल्कुल वो डर रही हैं और बिल्कुल बौखलाई हुई हैं और उनका ये निर्णय बौखलाहट में ही लिया गया है और निश्चित रूप से बहुत डरी हुई हैं। और अभी तक उन्होंने संविधान को, कॉन्स्टिट्यूशन को ना ही माना है, ना ही तवज्जो दिया है, न ही लोकतंत्र की भावनाओं को मानना चाह रही हैं, ना ही लोगों की भावनाओं को ये मानना चाह रही हैं। जो पश्चिम बंगाल में वहाँ के लोगों ने अपना मत दे के बनाया और इतनी अच्छी बीजेपी के प्रति उनकी भावना जाहिर हुई, तो उनको स्वीकार करना चाहिए, बौखलाहट में नहीं रहना चाहिए। और वो जो भी कर रही हैं उससे एक गलत मैसेज भी जा रहा है। वाले और भी मुख्यमंत्री वो भी इस तरीके से ड्रामे कर सकते हैं, अगर कोई सत्ता में हारता है। एग्जैक्टली एक जिम्मेदार महिला होने के नाते उनको, या वो तो कभी मानी नहीं, मतलब हम उनको महिला मुख्यमंत्री रही ही नहीं, क्योंकि जिस हिसाब से उन्होंने ये एक्ट किए, ठीक है, वहाँ पे इस तरीके का एक एनवायरनमेंट बनाया, वो भी हमारे देश का हिस्सा है पश्चिम बंगाल, लेकिन वो ऐसा हो गया, एक ऐसा माहौल बना कि हमारा ऐसा लग ही नहीं रहा था वो हमारे देश का हिस्सा भी है, ठीक है, घुसपैठियों की वजह से भी जी। और ये जो भावना जागृत हुई लोगों के अंदर, ये कहते नहीं कि विस्फोट हुआ है, जो वो पचा ही नहीं पा रहे हैं कि हमारे साथ ऐसा हो सकता था, ठीक है, हार को स्वीकार करने के लिए ना वो हार को स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं है। उनको तैयार हो या ना हो उसे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि देश संविधान से चलता है। उनके वो क्या सोच रही हैं, वो क्या कर रही हैं, कोई मतलब नहीं है। अगर वो नहीं मानती हैं तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है यहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट है, और वो मोटे ले अपना संज्ञान लेके सुप्रीम कोर्ट खुद ही वो सब सारी चीज़ें कर सकता है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी लग सकता है इनके ऊपर, जैसा कि हमारे विधिक अधिवक्ता साथी ने बताया, बहुत ही अच्छे से उन्होंने बताया इस चीज़ को। तो बिल्कुल उनको वही कहना है ना कि उनको अपना ये धनुष बाण अब रख देना चाहिए, फालतू अब वो किसी काम का नहीं रहा है,
हाँ। महिलाओं से भी जानने की कोशिश करते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे मैम? एक राज्य की मुख्यमंत्री इस तरीके से इलेक्शन हारने के बाद ये ड्रामे कर रही हैं, कह रही हैं हम इस्तीफा नहीं देंगे, कुछ भी कर लो, हमारे साथ में गलत हुआ है, अन्याय हुआ है, इलेक्शन कमीशन ने गलत किया है, बीजेपी ने गलत किया है, तमाम इल्ज़ाम लगा रही है ममता बनर्जी हारने के बाद, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी, मैं ये कहना चाहूँगी कि ममता बनर्जी सिर्फ डर रही हैं। जो भी उन पे जितने भी केसेस हुए हैं, जो भी उन्होंने काली चीज़ें की हैं जनता के पीठ पीछे, वो दिख जाएंगी जनता को और वो फंस सकती हैं। तो ममता दीदी जो हैं ये बस एक नाटक कर रही हैं ताकि वो बच सके इन सब चीज़ों से। और गवर्नमेंट इस पे जैसे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखा है आर्टिकल 164(1) में कि प्लेजर ऑफ गवर्नर, कि गवर्नर जो होता है वो इनके खिलाफ एक्शन ले सकता है। और दूसरा हमारे दे रखा है 174 जो कि फ्लोर टेस्ट है। तो गवर्नमेंट जो है वो फ्लोर टेस्ट करवा सकती है और ये सारी चीज़ कर सकती है। और मेरा मानना ये है कि ममता दीदी बस एक खेल खेल रही हैं जनता के साथ। और जितने भी नए हमारे आगे सीएम बनेंगे और जितने भी मंत्री बनेंगे वो उनको एक एग्जांपल दे रही है। अगर ममता दीदी ये जीत जाती है तो उनको भी एक सराह मिल जाएगी सारी चीज़ें करने की। मतलब अगर इस्तीफा नहीं देती है तो आने वाले मुख्यमंत्री जो अपने राज्य से, अपने स्टेट से हारते हैं, तो उनको भी एक तरीके का कहा जाए, वो भी इनसे सीखेंगे, वो भी इस तरीके से इस्तीफा देने से मना कर देंगे। यही हाँ जी, मैं ये कहना चाहूँगी बस। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि पश्चिम बंगाल में जो 3 महिलाएं हैं जो गरीब तबके से उठ के आई हैं, इनकी बड़ी चर्चा हो रही है। वो एक रत्ना देवनाथ हैं और दूसरी जो कहा जाए रेखा पत्रा है, और एक और महिला है जो बर्तन मांजती थी। इन तीनों महिलाओं की बड़ी चर्चा हो रही है। इन्होंने मतलब ममता बनर्जी को चुनौती दे दी इस इलेक्शन में। देखिए, बहुत बड़ी बात है। मैं बार बार कहता हूं कि जिस दिन इस देश की महिलाएं सामने आकर किसी भी चीज में आएंगी, चाहे वो इलेक्शन हो, चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे एडवोकेट ही क्यों ना हो, ये देश तभी डेवलप्ड कंट्री बन पाएगा, नहीं तो सिर्फ डेवलपिंग कंट्री रह जाएगा। ऐसा इसलिए भी कह रहा हूं कि अगर देश की 50% आबादी महिला है और वो सिर्फ घर में रहेंगी तो कहीं ना कहीं सिर्फ 50% के लोगों से काम करने से ये देश नहीं चलेगा, कभी भी विकसित नहीं हो पाएगा। और जिन महिलाओं का आपने नाम लिया है वो पूरे महिला समाज को सशक्तिकरण दे रही हैं। और एक नाम मैं दिल्ली से भी लेना चाहूंगा, जस्टिस स्वर्ण कांता का, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल के केस को सुना और एक्यूजल से मना कर दिया। उन्होंने भी पूरे देश की महिलाओं को ये सशक्त आदेश दिया कि नेता कितना भी बड़ा हो, पॉलिटिकल पार्टी कितनी भी बड़ी हो, अगर वो अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन जाने की बात कर रहा है तो महिला इस देश की किसी से डरने वाली नहीं है। वो वही डिसीजन लेंगी जो संविधान के रूप में सही और न्याय संगत होगा। और इसका उदाहरण तरह तरह पे समय समय पर देश दे रहा है। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का, जिस तरीके से महिलाओं को सम्मान देने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, चाहे देश के राष्ट्रपति को बनाकर, चाहे कई राज्यों में मुख्यमंत्री बनाकर, चाहे ऐसे महिलाओं को टिकट देकर जिनकी बेटी आरजी कर मेडिकल रेप जैसे केसेस में अपनी जान गंवा चुकी है। तो इससे कहीं ना कहीं महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। अभी संसद में हालांकि एक बिल भी लाने की कोशिश की गई जिसको कि विपक्ष ने फेल करवा दिया, जो महिला आरक्षण बिल था। तो ये सब चीजें एक स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी है। मैं मानता हूं कि वही सरकार को चुनकर आना चाहिए जो महिला सुरक्षा को सबसे पहली प्रायोरिटी देता हो, महिलाओं की रिजर्वेशन को सबसे पहली प्रायोरिटी देता हो और महिलाओं की सहभागिता को पूरे समाज में पुरजोरता से मानता हो। एक बहुत बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, जैसे किसी भी स्टेट में इलेक्शन होते हैं, रिजल्ट आता है, बीजेपी जीते है, कोई भी जश्न तो मनाया जाता है, लेकिन इतने अव्वल लेवल का जो यहाँ पे जश्न मनाया गया है पश्चिम बंगाल में, ऐसा लग रहा है कि जनता आज़ाद हो गई है। मतलब जनता इतना जश्न मना रही है, खुल के घरों से निकल के, पहले वोटिंग की, फिर इसके बाद में अब जश्न देखने को मिल रहा है रोड पे, सड़कों पे, जगह जगह पे, खासकर महिलाएं निकल के आ रही हैं। तो ये ऐसा लग रहा है जैसे आज़ादी इनको मिल गई हो। ये क्या जी देखिए, ये आज़ादी ही मिली है। और अगर इस बार पश्चिम बंगाल में फिर से ममता बनर्जी आती तो कहीं ना कहीं दूसरा कश्मीर हमको देखने को मिलता पश्चिम बंगाल में। दूसरी बात मैं कहूँगा कि संदेश खाली हो, चाहे कोलकाता हो, चाहे बंगाल का कोई भी भाग हो, हर जगह पे हमने देखा कि महिलाओं को कैसे प्रताड़ित किया जा रहा था, दुर्व्यवहार किया जा रहा था। एक महिला मुख्यमंत्री होने के नाते पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को महिलाओं की सुरक्षा पे पहला ध्यान देना चाहिए था। वो न करके उन्होंने बयान दिया कि 7 बजे के बाद महिलाएं बाहर ना निकलें। उन्होंने बयान दिया कि महिलाओं के साथ रेप होगा तो हम 10 लाख देंगे, हाफ रेप होगा तो 5 लाख देंगे। उन्होंने आरजी कर मेडिकल रेप केस में संलिप्त अपने पार्टी के कार्यकर्ता को बचाने के लिए इन्वेस्टिगेशन से छेड़छाड़ करवाया। तो कहीं ना कहीं ये जीत भारतीय जनता पार्टी की मैं जीत नहीं मानता हूं। ये जीत बंगाल की महिलाओं की, बंगाल की अस्मिता की और बंगाल के युवाओं की है। और इसीलिए हमने देखा कि कोई पार्टी का नेता, कोई पार्टी का झंडा नहीं, बंगाल के लोग बाहर आके पूरे हावड़ा ब्रिज पर इतना भीड़ लगा दिया, पूरे बंगाल में इतनी भीड़ लगा दी, जो स्वस्थ रूप से देखा जा सकता है कि ये एक अच्छे लोकतंत्र की
निशानी है। और सबसे बड़ी बात मैं कहूँगा एक बात और, कि एक लोकतांत्रिक देश के लिए इससे बड़ा शुभ अवसर हो ही नहीं सकता कि एक राज्य में 92-93% वोट पड़ रहे हैं और लोग बाहर आकर वोट दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये स्वीकार करना चाहिए। मुझे लगता है कि ममता बनर्जी को अब हट छोड़कर अगले 5 साल तक निस्वार्थ भाव से बंगाल की जनता की सेवा करनी चाहिए, और अगर इसमें वो विफल रह रही हैं तो उन्हें अब कोई राइट नहीं है कि वो पॉलिटिक्स में आगे बढ़ें। सर आप क्या कहना चाहेंगे? इस्तीफा नहीं दिया है ममता बनर्जी ने, और इस्तीफा देने से जो है कहा जाए वो मना करने के लिए इस्तीफा नहीं दूंगी, तो क्या कुछ कानूनी क्या इन पे कार्रवाई हो सकती है अगर इस्तीफा नहीं देती है ममता बनर्जी? मैं एडवोकेट संचित पांडे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से। जहाँ तक मैं बात करूँ, इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और ये 5 साल पे अगर चुनाव होते हैं तो यहाँ पे कुर्सी चाहे जिसकी भी हो, वो चुनाव डिसाइड करता है कौन गद्दी पे बैठेगा और कौन गद्दी खाली करेगा। जनता डिसाइड करती है, ना कि कोई यहाँ का नेता, मंत्री या मुख्यमंत्री कोई भी हो, XYZ कोई भी हो, वो डिसाइड नहीं करता। वो जनता की वोट डिसाइड करती है कि गद्दी पे कौन बैठेगा। और ममता बनर्जी जहाँ तक ये कहती हैं कि मैं गद्दी नहीं खाली करूँगी, तो ये बिल्कुल अनर्गल बयान दे रही हैं। लोकतंत्र का अपमान कर रही हैं। कुर्सी तो खाली करनी पड़ेगी। हाँ, मैं मानता हूँ अगर वो कहीं से भी कुछ गलत हुआ हो, वो आगे कुछ लेकर आना चाहती हूँ, उसके लिए हमारी सुनवाई यहाँ पे होती है सुप्रीम कोर्ट में। अगर वो लेके आती हैं क्या सही है क्या गलत है, उनके मन में क्या है, वो सारी चीज़ें एक अलग मैटर है। लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्शन उनको तो कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। क्या कहना चाह रहे थे सर आप? जी मैं कहना चाह रहा हूँ कि बंगाल के जो लोग हैं, सबसे पहले बधाई उनके सभी बंगाल के जो लोग हैं, जनता है उनकी। और वो 2 बार आज़ाद हुए, एक बार 1947 में अंग्रेजों से और एक बार हुए हैं 4 तारीख को टीएमसी से। 2 बार आजाद? हाँ, वही मैं 2 बार, दूसरी बार जो आज़ाद हुए और टीएमसी से आज़ाद हुए 15 साल में। अगर आप 2000, मैं कहना यही चाह रहा था कि 21 के जो चुनाव का जो वायलेंस हुआ और वो जो मेन लोग विधानसभा में आप देखिए पूरे गांव के गांव लोग जला दिए गए, सारा चीज़। और उसके बाद जो है जो लोकल पोलिंग भी होती है, पंचायती राज, वहाँ भी जो जहाँ पता चलता है कि इस पर्टिकुलर गाँव का आदमी इसको वोट देगा तो वहाँ वोट नहीं देने दिया जाता। थ्रेट इस बार भी वीडियो आया था कि अगर बीजेपी को वोट नहीं दोगे तो घर पर रसगुल्ला भिजवा दिया जाएगा। तो जनता ने इस बार जो दिखाया, अंडर करंट चीज़ें चली, पता किसी वोट सबने दिया। 93% इंडियन, बंगाल छोड़िए पूरे भारत में इतनी कभी भी वोटिंग नहीं हुई जो जनता ने इस बार समावेशी विकास का दिखा करके, और जो आजादी के बाद पहली बार इतनी वोटिंग हुई है। और सबसे बड़ा कि हमारा देश, एक और चीज़ के लिए सबसे बधाई दूं कि लेफ्ट मुक्त भारत हुआ। कहीं बिल्कुल, जितना जो सबसे, अगर लोकतंत्र में जो सबसे बड़ा अगर रोड़ा है तो लेफ्ट की पार्टी है। हमें सब तोड़ने की बात, सारा कुछ है, लेफ्ट मुक्त हमारा भारत हुआ। अब लेफ्ट सिर्फ 2 ही जगह, एक मीडिया में है और जो 2-4 पत्रकार आरफा खानम शेरवानी टाइप लोग हैं वो हैं, और एक JNU में है और थोड़ा बहुत जामिया मिला इस्लामिया में है। लेफ्ट अब इतने दिन है। तो मैं मानता हूँ कि बंगाल के साथ साथ सब देश के सभी जनता, सभी नेता। और दूसरी बात, मैं बीजेपी एक चीज़ के लिए और अब धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने जो 3 महिलाओं का नाम आपने गिनाया, जो अर्जिकर मेडिकल की मदर, जो विक्टिम की मदर, गरीब तबके से उठ के महिलाएं आई और इलेक्शन लड़ा और जीत भी चैनल के माध्यम से बीजेपी से एक रिक्वेस्ट भी करूंगा कि आप उन सभी नेताओं को, जो महिला जीती हैं, उनको एक अच्छा पद भी दें, उनको एक पदभार भी दें, और कम से कम महिला विकास मंत्रालय, कोई भी एक जिम्मेदारी वाला पद। कारण क्या है कि इससे सिर्फ जीतना नहीं होगा, इससे ये होगा कि जो समावेशी विकास है, लोकतांत्रिक विकास में हम पार्टी में उनको एक पदभार भी दे रहे हैं ताकि वो जनता के बीच जाएं और जनता की जो कम समस्या है उसको देखिए। इस बार जो बेटी के साथ हुआ अर्जिकर मेडिकल में, चाहे संदेश खाली में, शाहजहां शेख ने देखिए वहाँ के जो लोकल महिलाओं को उठा लेता था, 10-10 दिन तक रखता था। तो कहीं ना कहीं लोगों ने और महिलाओं आगे आकर के अपने दर्द को पोलिंग के नज़रिए से देखा और बीजेपी की इतनी बम्फड़ वोटिंग हुई, सीट मिली। तो मैं मानता हूँ कि जो महिलाएं नेता बनी हैं, चुनी गई हैं, उनको सरकार में भी जिम्मेदारी वाली नियुक्ति मिले। मेरा यही रिक्वेस्ट। आप लोग कुछ बोलना चाहेंगे? आप क्या कहना चाहेंगे? संवैधानिक तौर पे अगर जो कोई मुख्यमंत्री इस्तीफा नहीं देता है तो उसके साथ क्या कुछ हो सकता है आपके हिसाब से? जी बिल्कुल, इस्तीफ़ा तो देना ही चाहिए। अगर आप जो वोट आया है, रिजल्ट्स कहते हैं कि आप अगर बीजेपी जीत रही है तो उसी हिसाब से उनको फॉलो करना चाहिए। अगर वो ऐसा एग्जांपल देते, मना कर देते हैं इस्तीफ़ा देने से कि मैं इस्तीफ़ा नहीं दूंगी, तो गलत एग्जांपल सेट होता है आने वाले पॉलिटिशियंस के लिए भी, जो आगे नए चीफ मिनिस्टर बनेंगे। ऐसे तो कोई भी फिर हार अपनी स्वीकार नहीं करेगा। तो इतने ही। अब जितने विपक्षी नेता हैं ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं इलेक्शन कमीशन पे, बीजेपी की धांधली की है, उसके बाद में इलेक्शन जीते हैं। हालांकि 2 जगह जो है वो कहा जाए बीजेपी नहीं जीती, उसके बाद भी वहाँ पे अपोजिट पार्टियां आए जीती हैं, तो वहाँ पे वोट चोरी नहीं हुआ है। लेकिन पश्चिम बंगाल में, पंजाब में कितने टाइम से इलेक्शन चल रहे, बीजेपी जीतने की कोशिश कर रही है। वहाँ तो ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने जैसे आरोप लगाए जा रहे हैं उन पर कि पूरा EVM से छेड़छाड़ कर दी हो। लेकिन बंगाल में ही क्यों? केरला में भी, साउथ इंडिया में भी वो चाहे तो हर जगह कर सकती हैं, लेकिन बंगाल में ही क्यों? तो उनको अगर ऐसा लगता है कि उनके साथ कुछ
गलत होता है उस पर इन्वेस्टिगेशन बैठानी चाहिए, प्रॉपर जांच होनी चाहिए उस चीज़ की, कहाँ गलती हुई। सीसीटीवी लगे हुए जैसा हमारे सर ने बोला, उन सीसीटीवी की जांच करानी चाहिए, और अगर उसमें कुछ लगता है तो सुप्रीम कोर्ट है बाकी आपकी जांच करने के लिए। अच्छा, ममता बनर्जी हार के बाद क्या लग रहा है, कुछ तैयारी करने वाली हैं, क्या कुछ करने वाली हैं ममता बनर्जी? जी, ममता बनर्जी जो हैं अब वो हार तो स्वीकार कर नहीं पा रही हैं, तो वो बस एक हट के कारण अपना पद छोड़ना नहीं चाह रही हैं। तो जहाँ तक अभी हमारे सीनियर सर ने बताया कि उनके लिए सुप्रीम कोर्ट है, अगर उनको कुछ दिक्कत वगैरह हैं, जो भी प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ रही है, अगर उनके साथ सच में गलत हुआ है तो वो आए अपील करे, कोलकाता हाई कोर्ट में भी अपील कर सकती है। तो वो चीज़ें अलग मैटर है, बट जो ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्शन कमीशन और जो भी इलेक्शन प्रोसीजर्स है उनको वो फॉलो करना पड़ेगा, उनको अपनी गद्दी छोड़नी पड़ेगी, और चाहे अपने सहमति से छोड़े चाहे ज़बरदस्ती छुड़वाना पड़े, वो गवर्नर अपना करवा लेंगी। सर, आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगी, क्या ममता बनर्जी का अब अहंकार है वो खत्म हो चुका है? क्योंकि बहुत ऐसे व्यक्ति का कभी भी अहंकार खत्म नहीं हो सकता जो अपने जनता के विरुद्ध ही चुनाव लड़े। और ममता बनर्जी ने कई सारी ऐसी एक्टिविटी की पिछले 15 सालों में। इवन अभिषेक बनर्जी के भी कई सारे ऐसे बयान आए जिसमें कहीं ना कहीं वो आईपीएस अधिकारी को जानबूझकर कह रहे हैं कि हम घसीट कर लाएंगे। आदरणीय गृह मंत्री जी को जानबूझ कर कह रहे हैं कि हम 4 मई के बाद आपको बंगाल में घुसने नहीं देंगे। तो ये अहंकार इतनी जल्दी नहीं खत्म होने वाला है। ये अहंकार तब खत्म होगा जब इनके द्वारा किए गए घोटालों के लिए इन्हें कोर्ट सजा देगी, इनको जेल भेजेगी, और बंगाल का हर एक वो जनता जिसके साथ अत्याचार हुआ है वो कहीं ना कहीं इनको कटघरे में देखकर खुश होगा, तभी इनके अहंकार खत्म होंगे। अभी इनके अहंकार ना तो खत्म हुए हैं ना तो खत्म होंगे। और सबसे बड़ी बात बता दूं तो इसमें जो ये बार बार ये आरोप कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पे लगा रहे हैं, चाहे इलेक्शन कमीशन पे हो, चाहे जो और भी लोग हों जो इस पूरे चुनाव को करवाए हैं, ये बहुत ही गलत है। किसी भी विपक्ष के नेता को ये सोचना चाहिए कि देश संविधान से चलता है। जिस संविधान को वो बचाने की बात करते हैं, अगर उसी संविधान के संवैधानिक पोस्ट को कटघरे में खड़े करने लगेंगे तो कहीं ना कहीं लोगों का, आम जनता का विश्वास डगमगाएगा। यही काम अरविंद केजरीवाल ऑनरेबल जस्टिस के ऊपर आरोप लगा के कर रहे हैं, यही काम ममता बनर्जी ज्ञानेश कुमार जी के ऊपर लगा के कर रहे हैं, यही काम हमारे इलेक्शन कमीशन के ऊपर किया जा रहा है जिसको कि आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोटेक्शन प्रदान है। तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें बंद होनी चाहिए। हार को स्वीकार करना चाहिए, जीत को सेलिब्रेट करना चाहिए, और जो हार गए हैं उनके लिए ना तो देश खत्म हो गया न जनता खत्म हो गई। 5 साल और मेहनत करें, हो सकता है कि अगली बार वो चुन के फिर से आ जाए, लेकिन इस तरीके से लोकतंत्र में अपना अविश्वास दिखाना कहीं ना कहीं एक लोकतांत्रिक देश के लिए खतरा है। देखिए, ये थी तमाम जो सुप्रीम कोर्ट के वकीलों की राय कि ममता बनर्जी जो है इस्तीफा देंगी या नहीं देंगी। फिलहाल देखिए अभी समय बताएगा, क्योंकि इस्तीफा तो देना ही पड़ेगा। जब तक कि इस्तीफा नहीं देती तब तक कि जो अगला मुख्यमंत्री है वो शपथ भी नहीं ले सकता है। फिलहाल आगे क्या कुछ होता है तो आपको अपडेट मिलती रहेगी। धन्यवाद।